सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS2 इन्वेंट्रीज। देखा जाए तो AS2 इतना रेलेवेंट नहीं फाइनल एग्जाम्स के लिए, बट फिर भी आप स्टडी मटेरियल और PM देखते हैं तो आपको 9 क्वेश्चन स्टडी मैट में, 6 क्वेश्चन PM में दिखते हैं और साथ ही MTP RTP सजेस्टेड तो है ही। तो इसलिए हम एक AS2 का एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। AS2 के जो भी है, जो भी चीज़ें बोली गई है AS2 में, जो भी पैराज है और उस पैरास के करस्पॉन्डिंग किस टाइप का क्वेश्चन है वो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम इसके साथ क्वेश्चन भी साथ ही साथ करेंगे, राइट। तो बोर्डम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया है कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये तो पर्टिकुलर, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया है कि जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और जो पैरा है, जो पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो पैराज इसमें दे के रखे हैं उस पर कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दे के रखे हैं, तो वो समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो इस पर एडिट करा है, उसको वैसे इनकॉर्पोरेट करा है, राइट। तो जैसे कि अगर हम बात करें, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। छोटा सा है, उसमें कोई और उसके अंदर कुछ भी उसमें मतलब ज़्यादा एडिशन नहीं है। जो चीज़ दे के रखी है उसमें से ही क्वेश्चन है। तो जैसे कि डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, एप्लीकेबिलिटी है, एंड देन फिर आती बात कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री समझना जरूरी है क्योंकि स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चन है इसके बिहाफ पे, कुछ स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके थ्रू हम जो है वो क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के ऊपर है चीज़ें, अदर कॉस्ट है, कुछ अदर कॉस्ट में कुछ चीज़ें दे के रखी है जहाँ पे हमको ध्यान देना है। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन 2 ऐसे हर जगह जो है, जो पर्टिकुलर पैरा पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर पैरा हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर ये पैरा यूज़ होगा, कौन से क्वेश्चन में ये पैरा को यूज़ किया गया है, हम वो सब देख लेंगे, राइट। और ये NRV को कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें हैं। सो एक बार हम जो है स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम और आगे समझ में आएगा कि हम उसको कैसे बेटर तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो AS2 इन्वेंट्री से, तो डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री देखो, AS2 में बोला है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेफिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं बोला है, इन्वेंट्री बोला है। तो इन्वेंट्री क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री आर असेट, सबसे पहले इन्वेंट्री असेट होती है, ठीक है। तो असेट क्या, उसकी डेफिनेशन तुमको मिलेगी PM के क्वेश्चन 2 में। मतलब कि क्वेश्चन 2 में जब आप PM करेंगे, क्वेश्चन 2 इसके साथ हम PM भी देख लेंगे, तो PM का क्वेश्चन 2 यही बोलता है कि टेंजिबल या इनटेंजिबल राइट कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। मतलब कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट या इनटेंजिबल राइट, ठीक है। टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो या इनटेंजिबल राइट हो, टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो या इनटेंजिबल राइट हो, जो कैरी कर रहा है प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, ये फ्यूचर बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओन्ड बाय इंटरप्राइज, तो इंटरप्राइज द्वारा ओन्ड है कुछ टेंजिबल ऑब्जेक्ट या इनटेंजिबल राइट्स जो फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसको एसेट बोलते हैं। जैसे कि एम्प्टी बॉटल्स विच आर सोल्ड बाय कंपनी आर कॉलिंग फॉर टेंडर। तो एम्प्टी बॉटल विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग फॉर टेंडर आया और एम्प्टी बॉटल जो है कंपनी ने सोल्ड कर दी, हैंस वो कंपनी के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ एसेट हो गई, राइट। तो सबसे पहले इन्वेंट्री एसेट होती है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट इनटेंजिबल राइट है, ठीक है। तो इन्वेंट्री एसेट होती है। तो ये हम जो है इसका PM का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आगे फर्दर जाने से लिए पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या इन्वेंट्री एसेट है कि नहीं है। सॉरी, ये PM का क्वेश्चन नंबर 11 था, मैंने गलती से उसको 2 मार्क करा था, राइट। तो हम सबसे पहले PM का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाइट लिमिटेड सेल बियर टू कस्टमर, नाइट लिमिटेड जो है सेल बियर टू कस्टमर, सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम द बियर इन द बार रन बाय द नाइट लिमिटेड। तो कस्टमर कंज्यूम करते हैं बियर, ठीक है, जो बार रन बाय नाइट लिमिटेड। वाइल लीविंग द बार कंज्यूमर लीव द एम्प्टी बॉटल इन द बार एंड कंपनी टेक पोजीशन। तो ठीक है, कंपनी उसका पोजीशन ले लेती है। द कंपनी हैज़ लेट डाउन अ डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर। अब देखो, कंपनी के पास एक डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर है फॉर अकाउंटिंग ऑफ दिस एम्प्टी बॉटल। तो एम्प्टी बॉटल से अकाउंटिंग होती है विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग ऑफ टेंडर। तो क्या, सबसे पहले वेदर इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल आर एसेट ऑफ द कंपनी। तो हाँ, हम बोलेंगे इधर एसेट ऑफ द कंपनी क्योंकि ये टेंजिबल राइट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल राइट जो हमने बात करी थी, कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, जो प्रोबेबल कर रहे हैं फ्यूचर बेनिफिट। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट, इनटेंजिबल राइट जो हमको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओन्ड बाय इंटरप्राइज आर कॉल्ड असेट। अब ये ओन्ड बाय इंटरप्राइज और इंटरप्राइज द्वारा ही ओन्ड है, तो ये एसेट है। नाइट लिमिटेड इस एम्प्टी बॉटल को सेल करता है, सेल दिस एम्प्टी बॉटल बाय कॉलिंग टेंडर, मतलब कि मीन्स फर्दर बेनिफिट आर अक्रूड ऑन इट सेल, देयरफॉर ये जो एम्प्टी बॉटल है ये एसेट्स है।
If so, whether the inventory of empty bottle existing as on balance sheet date, if so, whether the inventory of empty bottle existing on the balance sheet date is to be considered as the inventory of the company. क्या हम इसके इन्वेंट्री माने क्या? as valuation as per AS2 और treated as scrap, तो क्या हम उसको इन्वेंट्री माने as per AS2 और या तो हम इसको स्क्रैप माने एंड शोन एज NRV विथ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम. हम इसको क्या माने? ठीक है, अगर ये एसेट है तो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्ट जो कर रही है, ठीक है, क्या इसको इन्वेंट्री माने या स्क्रैप माने? तो क्या बोला गया है? सबसे पहले इन्वेंट्री आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री एंड नाइट लिमिटेड हैज़ डिटेल कंट्रोलिंग रिकॉर्ड. तो इन्वेंट्री क्या होता है? वो असेट होती है हेल्ड फॉर सेल. इधर भी तो असेट हेल्ड फॉर सेल ही था, राइट? इधर भी असेट हेल्ड फॉर सेल ही था इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो क्योंकि एम्प्टी बॉटल भी हम सेल करते थे, तो इन्वेंट्री आर असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री. The inventory of empty bottle is the inventory and Knight Limited has detailed control recording. बकायदा इन्वेंट्री है, इसकी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है इसका बकायदा, which duly signify its materiality. Hence inventory of empty bottle cannot be considered as scrap. तो इसको हम स्क्रैप नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है, cannot be considered as scrap. One second. Cannot be considered scrap and should be valued as inventory in accordance with AS2. तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन हमको पढ़ना भी जरूरी है. तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं. इन्वेंट्री आर असेट्स, ठीक है, हेल्ड फॉर सेल. तो सबसे पहले वो एम्प्टी बॉटल असेट्स थी, हेल्ड फॉर सेल. तो इन्वेंट्री फॉर आर असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो ये हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो या तो हेल्ड है सेल के लिए, या तो प्रोसेस में है क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है WIP, या इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है. टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विस. तो जो कंज्यूम होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, जो मटेरियल और सप्लाई लगेगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन रेंडरिंग ऑफ सर्विस. तो हमने रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड सबकी बात करी, ठीक है. सबसे पहले सामने जो है एम्प्टी बॉटल वो असेट है, फिर हमको यही बताना पड़ा है एम्प्टी बॉटल इन्वेंट्री है क्योंकि वो हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है. अब एक और चीज़ है, छोटा सा है कि अगर हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, 1 सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, हम अगर मशीन यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड्स, तो ये अब देखो गुड्स हेल्ड फॉर सेल है, तो मशीन भी असेट है तो गुड्स भी असेट, पर हेल्ड फॉर सेल क्या है? गुड्स है हेल्ड फॉर सेल. अब गुड्स हेल्ड फॉर सेल है तो ठीक है भैया, गुड्स इन्वेंट्री हमारी, राइट. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री बोला है, क्लोजिंग स्टॉक बोला है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स: आइटम विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज फिनिश्ड स्टॉक ऑफ गुड्स. हेल्ड फॉर सेल है या WIP फॉर सच सेल. तो हेल्ड फॉर सेल है या तो WIP फॉर सच सेल. गुड्स आर नॉट येट फिनिश्ड. तो गुड फिनिश्ड है तो फिनिश्ड, गुड्स फिनिश्ड नहीं है तो नॉट येट फिनिश्ड और रेडी टू सेल, ठीक है. एंड रॉ मटेरियल इवन विच इज़ नॉट इवन इशूड, तो वो रॉ मटेरियल विच इज़ नॉट इवन इशूड फॉर प्रोडक्शन वाइल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो रॉ मटेरियल जो अभी तक इशू भी नहीं किए हैं फॉर प्रोडक्शन वाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड कंज्यूमेबल स्टोर्स आइटम. तो रॉ मटेरियल विच इज़ नॉट इवन इशूड फॉर प्रोडक्शन, वो रखा हुआ है, तो वाइल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री ये भी आएगा. इट ऑल्सो इंक्लूड कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आएगा. 10 मिनट लगे हैं हमको ये समझने में, बट हम इसको फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं. एप्लीकेबिलिटी देखा जाए तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस. वर्क इन प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. रही बात देखें तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो तो लगेगा. ये वर्किंग प्रोग्रेस पे नहीं लगता. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर नहीं लगता. हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड विच इंक्लूड शेयर डिबेंचर. तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर स्टॉक इन ट्रेड जैसे हेल्ड है, जिसमें शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स सब इंक्लूडेड है, तो अगर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड है तो इंड एज 32, 107, 109, ठीक है.
अदर इन्वेंट्री उस वो लगता है अदर इन्वेंट्री लाइक लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो जो है अदर इन्वेंट्रीज, वो अदर इन्वेंट्रीज पे जो है ये AS2 नहीं लगता है। वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कंसल्टेंसी एंड सर्विस बिजनेस। ठीक है, बैंकिंग, कंसल्टेंसी एंड सर्विस बिजनेस में जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि इनकम्प्लीट कंसल्टिंग सर्विस नहीं लगेगा, इनकम्प्लीट सर्विसेज पे नहीं लगेगा, इनकम्प्लीट बैंकिंग सर्विस पे नहीं लगेगा, मेडिकल सर्विसेज पे नहीं लगेगा, बिकॉज ये इंटेंजिबल आइटम है। AS26 इसमें लगेगा। ऑल दी अबव एक्ट आर नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। ऊपर के सारी एक्ट जो है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आती है। दैट्स वाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट बिकम एप्लीकेबल टू अबव केसेस। इन्वेंट्री के डेफिनेशन में नहीं आता है तो एप्लीकेबल इस पर नहीं होता। इन्वेंट्री की डेफिनेशन तुमने देख ली है, वो हेल्ड फॉर सेल हो या तो इन द प्रोसेस हो या तो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज, मतलब वही कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब कुछ रिवेन्यू रिकॉग्निशन पे बातें हैं, समझते हैं इसको क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, इसको इस बॉक्स को इधर लेकर आते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो बेटर तरीके से प्रेजेंट हो जाए, ईज हो जाए मुझे भी। ठीक है, अब AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेट्स एट सर्टेन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, at certain stages in specific industry, that is agriculture crop have been harvested or mineral or have been extracted। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेट करता है एट सर्टन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के सर्टन स्टेजेस में। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल ओर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया है, ओर को एक्सट्रैक्ट करा है। परफॉर्मेंस में बी सब्सटेंशियली कंप्लीट प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरेटिंग रिवेन्यू। तो जो परफॉर्मेंस है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाता है, परफॉर्मेंस है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड, अब बेहतर तरीके से वो एरोज दिखेंगे। तो परफॉर्मेंस जो है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाता है प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन जनरेटिंग रिवेन्यू। ठीक है, prior to execution of transaction generating revenue in such case when sale is assured under forward contract। क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपकी सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई एग्जीक्यूशन के पहले ही, प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन जनरेटिंग रिवेन्यू, पूरा परफॉर्मेंस हमने कर लिया। इन सच केस जब सेल अगर एश्योर्ड हो जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत गवर्नमेंट गारंटी से, या जब मार्केट एग्जिस्ट करता है, तो सेल इज एश्योर्ड अंडर मार्केट एग्जिस्ट और नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर। जब मुझे पता है सेल होगा और परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली कंप्लीट कर लिया है, प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सब्सटेंशियली कंप्लीट कर लिया है सारी प्रोसीजर और परफॉर्मेंस पर सब्सटेंशियली कंप्लीट करा है, और सेल भी एश्योर्ड होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, गवर्नमेंट गारंटी से, मार्केट है, नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर है, तो गुड्स इनवॉइस्ड आर ऑफन वैल्यूड एट NRV। तो गुड्स जो इनवॉइस्ड है आर ऑफन वैल्यूड एट NRV। ठीक, अब आती बात हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री समझना जरूरी है कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मेड एट कॉस्ट और मार्केट NRV विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, राइट। सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। वैल्यूएशन ही होता है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन के ही पर्पज के लिए हमें कॉस्ट जानना जरूरी है। कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन। देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। 3 टाइप ऑफ कॉस्ट जो है वो जो इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है, इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री, राइट। तो कौन सी 3 टाइप की कॉस्ट है? परचेस कॉस्ट, ठीक है। तो परचेस कॉस्ट मतलब नेट परचेस कॉस्ट, क्योंकि वो अबव कॉस्ट जो है वो रिड्यूस बाय द फॉलोइंग। फिर आती है बात, ठीक है, 3 टाइप ऑफ कॉस्ट है। तो परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ठीक है। तो परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो क्या क्या लेंगे? आपने गुड्स परचेस किया है तो उसकी इनवॉइस प्राइस, ड्यूटीज और टैक्सेस पे कर रहा हूँ, ड्यूटीज और टैक्सेस पे कर रहा हूँ जो नॉन रिफंडेबल है। तो ड्यूटी और टैक्सेस मैंने पे करे हैं और ये टैक्सेस रिफंडेबल नहीं हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे फ्रेट इनवर्ड और अदर एक्सपेंडिचर जो रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स है। तो अदर एक्सपेंडिचर भी इधर आते हैं, पर माइनस क्या होता है? रिड्यूस बाय
ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिसीव्ड और रिसीवेबल बैक फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। तो जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो रिसीवेबल बैक फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, जो हमको उससे वापस मिल जाएगा, मीन्स कि जिस पे क्रेडिट मिल जाता है तो वो हम रिड्यूस कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कवर है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, रिबेट माइनस होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस होता है, राइट। अब इधर एक क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल में, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे अनलोडिंग चार्जेस को भी इन्वेंट्री में ऐड करा था, तो सही है। फ्रेट इनवर्ड या अपन जो भी एक्सपेंडिचर करे रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स, तो ठीक है, तो फ्रेट में या एक्विजिशन करने के दौरान जो भी अदर एक्सपेंडिचर लगे अनलोडिंग चार्जेस उसमें लेकर आ गए हम, राइट। ये हो गया हमारा, ओके। तो ये हमारा परचेस कॉस्ट निकली, जहाँ पे हमने इनवॉइस प्राइस, ड्यूटीज, फ्रेट इनवर्ड या जो भी खर्चे लग रहे हैं रिलेटिंग टू एक्विजिशन हमने उसको करा। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें तो एज पर AS2 आफ्टर परचेज द रॉ मटेरियल और गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, तो आफ्टर परचेज द रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल परचेज करा और गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, वॉट एवर कॉस्ट इज पेड और पेबल विल बी कंसिडर एज कन्वर्जन कॉस्ट। आफ्टर परचेजिंग, आपने परचेज करा रॉ मटेरियल या गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, जो भी कॉस्ट पेड और पेबल है विल बी कंसिडर एज कन्वर्जन कॉस्ट, तो उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट मानते हैं। ये है आफ्टर परचेजिंग, ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट आफ्टर परचेजिंग है। अब आती है बात कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की, तो हमने पढ़ लिया था पूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का, एंड फिर जो है आफ्टर परचेसिंग, ये जो हमारी पूरी बात हो गई थी, इट इंक्लूड डायरेक्ट लेबर, मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं सेपरेटली हाईलाइट करता हूँ। तो डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, एक्सपेंसेस एंड allocation ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। जो वो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन हम जब फिनिश गुड में करते हैं, तो जो भी ये चीज़ें हैं, लेबर, मटेरियल, एक्सपेंसेस एंड अलोकेशन, ये सब इधर कन्वर्जन में आता है। फॉलोइंग थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर फॉर कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या, जैसे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, इट इंक्लूड इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन विच रिमेन कॉन्स्टेंट विदाउट रिलेटिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, इट इंक्लूड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा विदाउट रिलेटिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कोई लेना देना नहीं है, विदाउट रिलेटिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, पर इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट को फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में नहीं लेते। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। अब वेरिएबल ओवरहेड, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नोट करना, ये थोड़ा सा धीरे चलेगा, बट इस पर भी क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 15-16 क्वेश्चंस है, राइट, हम इसको सबको करेंगे। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट, जो डिपेंड होते हैं ऑन द नंबर ऑफ यूनिट विच आर प्रोड्यूस, सच एज पैकिंग मटेरियल एंड अदर सपोर्टिंग मटेरियल। तो जैसे कि इसको हाईलाइट करें, तो पैकिंग मटेरियल, अदर सपोर्टिंग मटेरियल इधर आता है टू फिनिश प्रोडक्ट। अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो भी है अलोकेशन, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में ये सब चीज़ें हमने समझा। अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या है, शुड बी मेड ऑन द बेसिस एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर, तो जो नॉर्मल है और जो एक्चुअल है विच एवर इज हायर, उस पर अलोकेशन होता है। एंड द अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट। अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट पे होगा, और अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर उस पे होगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट पे होगा। अदर कॉस्ट है, तो अदर कॉस्ट की बात करें तो इट इंक्लूड एनी अदर एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री को लाना या स्टॉक को लाना इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो इन्वेंट्री को या स्टॉक को लाना इन द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, ऑल थ्री आर द मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो क्या बोला है, अदर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग इन्वेंट्री, जो भी एक्सपेंडिचर है टू ब्रिंग इन्वेंट्री और स्टॉक, तो जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टू ब्रिंग इन्वेंट्री और स्टॉक इन द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, जैसे हैंडलिंग चार्जेस, ऑल थ्री आर द मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बट इट शुड नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए एबनॉर्मल वेस्टेज रिलेटिंग टू मटेरियल और लेबर, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। मतलब एबनॉर्मल वेस्ट, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
ठीक है। नॉर्मल वेस्ट तो आ जाएगा पर एबनॉर्मल वेस्ट नहीं आएगा, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं आएगा। सी, अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, राइट। ये पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन को करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जॉइंट प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें कॉमन कॉस्ट होती है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट जॉइंट है ना, तो कॉमन कॉस्ट है। तो जो कॉमन कॉस्ट है वो अलोकेट होगी सेल वैल्यू पे, ठीक है। अब सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस, तो सेल वैल्यू कब की होगी? सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल। तो जिस प्रोसेस से जिस स्टेज पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है, तो तब तक की जो है प्रोडक्शन, तो एट प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है, वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल पे जो सेल वैल्यू है, तब जो है हम कॉमन कॉस्ट को अलॉकेट कर देंगे। तो सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। जैसे 10 स्टेज होती है फिनिश गुड करने की, 4 स्टेज पे ही प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है, तो सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। और सेल वैल्यू ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, या तो आप दोनों में से कोई सी एक चीज़ ले सकते हो, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद, या तो जब प्रोडक्ट जैसे ही आइडेंटिफाइबल हुआ, वो आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। इस पे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको देखेंगे। अब सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल एंड दे आर ऑफन मेजर्ड एज NRV एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये इमटेरियल है, राइट। और ये मेजर होते हैं NRV पे, तो इसको हम NRV पे वैल्यू करते हैं और डिडक्ट होता है मेन प्रोडक्ट से, ठीक है। रही बात एबनॉर्मल वेस्टेज की, तो हमको समझना पड़ेगा एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो कोई सा प्रोडक्ट है वो एबनॉर्मल है, या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अभी हमने पढ़ा ये इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा। एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस एट कॉस्ट, इसको कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस एट कॉस्ट, एंड वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज होता है इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। तो जब वो इंकर हुए हैं तब वो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं। तो सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस एट कॉस्ट इन द पीरियड इन विच दे वर इंकर्ड। तो जिस पीरियड में इंकर हुए उस पीरियड में इसको कॉस्ट बेसिस पे एक्सपेंसेस बता देते हैं, डेट इज, और उसको एक्सपेंसेस बताते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर रही बात आती है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का। तो अब वैल्यूएशन की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग FIFO LIFO। ये इसको मैं चेंज कर दूँ, राइट। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड FIFO LIFO, वेटेड एवरेज, जो भी है। तो प्रैक्टिकली तो 2 मेथड फॉलो होती है, FIFO और वेटेड एवरेज, राइट। अब इसके बेसिस पे अभी हम कुछ क्वेश्चन कैसे समझते हैं कि हमने जो पढ़ा है इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। पर सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर एक बार 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो ठीक है, 3, 7, 2 और 6 को देख लेते हैं। तो 2, 3, 6 और 7 पर 2, 3, 6, 7 के पहले अभी हम ये वाला कंसेप्ट समझते हैं, जो है कि इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो बुक हो जाता है, पर क्योंकि इंटरचेंजेबल है। बट जब वेराइटी ऑफ गुड्स है जिसका सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन है, इस पे भी अच्छा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा हमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या है कि जो इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, पर जो वेराइटी ऑफ गुड्स जिसकी सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन है, तो उस केस में अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो सेल्स में से GP माइनस कर दो, तो वैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। या तो आप सिंपल सी बात है ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, तो वैसे भी आप जो है वो कॉस्ट से निकाल सकते हो। पर कोई सिमिलर इन्वेंट्री नहीं है, वो इन्वेंट्री आपस में सिमिलर ही नहीं है, ठीक है। अब सिमिलर नहीं है मतलब कि उस इन्वेंट्री में कुछ खासियत है, सिमिलर नहीं है मतलब डिसिमिलर है, मतलब कि कुछ अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। तो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइंड।
तो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइंड बाय द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। तो जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी हम सेग्रीगेट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो जो हम गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, शुड बी असाइंड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। तो उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, उनकी कॉस्ट शीट बनाई जाएगी और कॉस्ट शीट से हम इसको पता करेंगे। इन्वेंट्री शुड बी रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। उन केसेस में आइटम बाय आइटम बेसिस पे इन्वेंट्री रिटर्न डाउन होगी, रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस इन द गिवन केस। ठीक है, तो उस केस में जो है आइटम बाय आइटम बेसिस पे इंटरचेंजेबल नहीं है, तो जो इंडिविजुअल कॉस्ट जो असाइंड है वो कॉस्ट पुट होती है। ठीक है, और आइटम बाय आइटम बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो वही हमने पढ़ा कि जो इंटरचेंजेबल गुड्स नहीं है उनको इंडिविजुअल कॉस्ट है, इंडिविजुअल कॉस्ट उनकी एनआरवी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम इसको देखेंगे। जैसे आता है कि एक और एक्सट्रैक्ट था उस क्वेश्चन का कि 2 गुड्स वर प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर। भले ही गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ बायर, शुड डिटरमाइन द एनआरवी ऑफ दिस गुड्स in the market and value of goods accordingly। तो the company should determine the NRV of this goods। फिर भी उसकी NRV of this good determine करो in the market। ठीक है, तो NRV of this goods in the market and value of goods accordingly। Only if there is a market change in the value of such solar panel should be provided for in the books। ठीक है, अब जो है इसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। Private limited company manufacturing fancy terry towel and valued its closing inventories of the finished goods at the realizable value। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करी है टॉवेल, उसने वैल्यू करी है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड की जो है वैल्यूएशन करा है एनआरवी पे, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव। फर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट। फर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो चुका है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक पता चल गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो चुका है हमें, तो फर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो चुका है हमको एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, गुड्स की पैकिंग भी हो चुकी है एक्सपोर्ट के लिए। बट द ओनर ऑफ दिस गुड्स हैज़ नॉट ट्रांसफर टू द फॉरेन बायर। पर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है। पर हमको समझना पड़ेगा, हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफाइड सेक्टर्स है ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है, कुछ 2 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड या मिनरल ओर को एक्सट्रैक्ट करा है। इसमें जो है सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस तो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन के पहले ही हो जाता है, तो फिर उसमें हम इनकम बुक कर लेते हैं जब हमको पता है कि बिक जाएगा, जब सेल एश्योर्ड है। पर ये इस क्वेश्चन में तो ये टॉवेल बनाती है, ना तो वो मिनरल ओर में इन्वॉल्व है, ना तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में टॉवेल डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप और मिनरल ओर एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड शुड हैव बीन वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो इससे फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे और नॉट एट एनआरवी, इसको एनआरवी पे वैल्यू नहीं करेंगे। यही चीज़ जो है पर्टिकुलर हमने वो इधर पढ़ी थी कि सेल एश्योर्ड हो, अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट गारंटी, मार्केट एग्जिस्ट या नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर है, तो ऐसे केस में गुड्स को एनआरवी पे वैल्यू करते हैं। अदरवाइज जो है गुड्स को कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। राइट, तो यही था क्वेश्चन में। ठीक है, अब फर्दर इसमें ये चीज़ें ध्यान रखने की जो ये बोल रहे हैं, फर्दर एक्सपोर्ट इंसेंटिव आर रिकॉर्डेड ओनली इन द ईयर ऑफ एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है वो रिकॉर्ड होगा इन द ईयर द एक्सपोर्ट सेल्स टेक्स प्लेस। देयरफॉर द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर वैल्यूइंग इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नॉट करेक्ट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो रिकॉर्ड होते हैं इन द ईयर ऑफ एक्सपोर्ट सेल टेक्स प्लेस। अब इधर तो एक्सपोर्ट सेल हुआ नहीं क्योंकि गुड्स तो सिर्फ पैकिंग में रखे हुए हैं। देयरफॉर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंपनी फॉर वैल्यूइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फिर ये करेक्ट नहीं है। अब आता है ये हमारा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ओके, ये डन। दूसरा आता है दूसरा क्वेश्चन कि यूएसए लिमिटेड ने परचेस किया रॉ मटेरियल 400 kg। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। तो कंपनी ने इसको बेचा नहीं, कंपनी ने इसको नहीं बेचा, डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का यूज़ करा फिनिश गुड में। फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल इज यूज आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट। वो कॉस्ट के बिलो सेल कर सकते हैं, ओके, कॉस्ट के बिलो सोल्ड कर सकते हैं। सी ये क्वेश्चन हमें रुकना पड़ेगा, हमें आगे के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम आगे के और कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने जो है डेफिनेशंस पढ़ी इन्वेंट्री की, राइट। हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी कि इन्वेंट्री एसेट होती है। फिर हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, कुछ रिवेन्यू रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, क्रॉप और मिनरल ओर का कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा, जिस पे हमको क्वेश्चन करना बचा हुआ है। अब आती बात मेथड ऑफ वैल्यूएशन भी हमने पढ़ा। अब आती है एनआरवी की। एज पर AS2 एनआरवी मीन्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है गुड्स की, उसमें से एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर माइनस करो टू सेल सच गुड्स, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। तो ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है या नॉर्मल सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। तो जो भी आपके पास रिलायबल एविडेंस है उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड वैल्यू है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। द एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। अब ठीक है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है गुड्स की, उसमें से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस करो टू सेल सच गुड्स, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। तो ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इफ द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल एंड सप्लाई इज सोल्ड, तो इफ द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल एंड सप्लाई is sold at cost or above the cost, then estimated realizable value of raw material and supplies is considered more than cost। तो क्या बोला कि अगर फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल और सप्लाई इज यूज, जिस फिनिश गुड पे रॉ मटेरियल सप्लाई यूज होता है वो कॉस्ट पे या अबाउट द कॉस्ट सोल्ड किया जाता है, देन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई वो मोर देन कॉस्ट पे वैल्यू होता है। देन जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई इज कंसिडर मोर देन कॉस्ट। तो ऐसे केस में जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो सप्लाई होता है, ठीक है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई इज कंसिडर मोर देन कॉस्ट, क्योंकि फिनिश गुड भी जो है सोल्ड हो रहा है एट कॉस्ट और अबाउट द कॉस्ट, तो रियलाइजेबल वैल्यू भी जो है वो मोर देन कॉस्ट है। अब आती बात, इफ द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल और सप्लाई आर यूज इज सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, ठीक है, तो अगर ये बिलो कॉस्ट पे सोल्ड हो रहा है, देन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लाई इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ऐसे केस में जो रियलाइजेबल वैल्यू है ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लाई वो इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ये रिप्लेसमेंट प्राइस वैल्यू होगा। तो हमको फिनिश गुड पे देखना पड़ेगा, फिनिश गुड कैसे बिकता है उसके हिसाब से जो है रॉ मटेरियल और सप्लाई हमको देखने पड़ेंगे। तो हमने फिनिश गुड का और हमने रॉ मटेरियल का सप्लाईज का देख लिया। अब हम बात करते हैं एनआरवी की, कि WIP की हमको एनआरवी निकालनी हो तो WI की एनआरवी क्या होती है। तो उसमें ऐसा होता है कि कॉस्ट टिल डेट, WI की एनआरवी क्या है, कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर हम बोलते हैं ना, तो कॉस्ट टिल डेट और एनआरवी ऑफ फिनिश गुड माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। हमारी फिनिश गुड की एनआरवी उसमें से माइनस करो एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, तो ऐसे केस में हम एनआरवी निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट टिल डेट, तो इस तरीके से जो हमने कॉस्ट टिल डेट एंड एनआरवी ऑफ फिनिश गुड माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट ये हम माइनस करते हैं, तो इस तरीके से एनआरवी आती है। तो ये बोलते हैं एनआरवी ऑफ WIP। अब फिर बात आती है सिंपल सी कि डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉइंट इधर क्या कर रहा है वो तो हमने पढ़ चुके हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है कि AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मेड ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मेड ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो होता है इज मेड ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
ठीक है। दिस वैल्यू शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अदर थिंग रिलेटेड टू इन्वेंट्री टू बी डिस्क्लोज इन अकॉर्डिंग विद AS1 एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री, ये जो वैल्यू है वो तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, पर अदर थिंग्स जो है रिलेटिंग टू इन्वेंट्री वो डिस्क्लोज होती है इन अकॉर्डेंस विद द AS1 आर अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, और ये सब चीज़ें इधर बोल के रखिए। तो अदर थिंग्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री आर टू बी डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद AS1 आर अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेजर करने के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हो? कॉस्ट फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री सच एज फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP। तो क्लासिफिकेशन, कॉस्ट फॉर्मूला एंड अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री। और एबनॉर्मल वेस्टेज सेपरेटली अकाउंटेड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में, वो हमने पढ़ ही लिया है। साथ ही साथ सेल ऑफ PPE एज इन्वेंट्री, मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास PPE था, जैसे हम ट्रैवलिंग वाली इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो कार है वो 5-6 साल ट्रैवल में चलती है, बाद में हम उसको बेचते हैं। तो इधर हम PP, भले ही वो हमारी PPE हो, क्योंकि हम उसको बेच तो नहीं रहे, हम गाड़ियों को तो नहीं बेच रहे, उस गाड़ियों से तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो PPE भी हमारी इन्वेंट्री हो जाती है जब हम सेल करते हैं। तो सेल ऑफ PPE एज इन्वेंट्री एंड स्पेयर पार्ट जो फुलफिल नहीं करते हैं AS10 की कंडीशन, तो वो इधर भी आ जाते हैं, वो इधर इन्वेंट्री में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये AS2 को ख़त्म किया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, राइट। PM की बात करें तो PM का पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन की बात आती है तो हम उसको समझते हैं कि USA लिमिटेड ने परचेस करा रॉ मटेरियल 400 किलो का, 400 पर kg, और कंपनी डिड नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। कंपनी ने सेल नहीं करा रॉ मटेरियल, डू नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, उसको फिनिश गुड के प्रोडक्शन में यूज़ करा। द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल इज यूज आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड बिलो कॉस्ट। तो जो फिनिश गुड है, जो जिस पे इन विच रॉ मटेरियल इज़ यूज, जो फिनिश गुड है जहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सोल्ड होगा बिलो कॉस्ट पे। और अभी हमने नोट्स पे पढ़ा कि जब बिलो कॉस्ट, ठीक है, फिनिश गुड जहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सोल्ड हो रहा है बिलो कॉस्ट पे, तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है इन्वेंट्री की वैल्यू। जो हमने इधर पढ़ा है कि इफ़ द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल यूज सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल और सप्लाई वो इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्राइस, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू रहती है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहती है? रिप्लेसमेंट प्राइस रहती है ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई, राइट। तो यही था। एज द कंपनी नेवर सेल द रॉ मटेरियल इट डज नॉट नो द सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं पता, हैंस कैन नॉट कैलकुलेट द रियलाइजेबल वैल्यू, कि रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं पता कर पा रहा है, रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं कर पा रहा है, पर हाउ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 300 पर kg है। तो ठीक है, इसमें जो 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल है ये 300 के बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ये ज़्यादा उसमें पढ़ने का है नहीं, ठीक है। और ये 300 पे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया 3,000 पे, 30 लाख पे। USA लिमिटेड विल वैल्यू द इन्वेंट्री एट 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने पढ़ लिया है एम्प्टी बॉटल्स का, राइट, तो ये भी हमने ओवर कर लिया है, ये भी हमने ओवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात आती है, क्या बोल रहे हैं? अनिल फार्मा ने ऑर्डर किया है 16,000 किलो ऑफ सर्टन मटेरियल एट 160 पर यूनिट, परचेस प्राइस इंक्लूड्स GST 10 पर kg। अभी हमने पढ़ा था कि परचेस प्राइस इंक्लूड्स GST। अब हम ऐसा करते हैं, इसको साइड बाय साइड चलते हैं। हाँ, तो 16,000 GST था, इसको ये ऐसा कर लिया अपन ने, समझ लिया। अब इसे समझ में आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये ऐप ही हैंग नहीं करे। 16,000 तक और 160 का रॉ मटेरियल था, 10 रुपये GST था। तो हमने पढ़ा है कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है रिसीव बैक, ये रिसीव बैक होगा तो हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय द फॉलोइंग, ठीक है, 10 रुपये से कम हो जाएगा। फ्रेट इंकर्ड 140 160 ये ऐड हो जाएगा। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस 2% है, मतलब 16,000 का 2% हम माइनस करें तो 16,000 का 2% होता है 15,680। 15,680 ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। पर कंपनी एक्चुअली रिसीव कितना? कंपनी एक्चुअली रिसीव 15,500, तो 16,000 भेजा, 15,680 आना चाहिए था, 15,500 आया है और 13,600 कंज्यूम हुआ है।
तो 15,500 आया, 13,600 कंज्यूम हुआ, तो 15,500 में से 13,600 माइनस करो तो 1,900 है हमारा रॉ मटेरियल जो अभी भी रखा हुआ है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में तो फिनिश गुड और रॉ मटेरियल दोनों आ जाएगा, राइट। अब समझते हैं सोल्ड कितने में हुआ है। अच्छा, ऑर्डर तो 160 में गिरा है, चलो ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब करते हैं परचेस कॉस्ट है, तो इधर अपने परचेस कॉस्ट ली 16,000 की, ठीक है। अभी हमने 16,000 के लिए है, 10 रुपये माइनस कर दो, ठीक है। तो और फ्रेड ऐड करा, अपनी परचेस कॉस्ट थी, ठीक है, 16,000 किलो है, 160 में से 10 माइनस करो तो 16,000 इसमें ऐड करा तो 240, 2,40,000 आया, 24 लाख आया। 24 लाख में फ्रेड ऐड करो, क्योंकि बोला है फ्रेड जो है 140,160 ये ऐड होगा, ठीक है। ये ऐड करा तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया। पर अभी अपन बात करें तो 16,000 का 98% करना पड़ेगा, मतलब 2% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स जो है गुड्स कॉस्ट बियर करेगी। तो ये जो कॉस्ट है वो नॉर्मल बियर करेंगे 2540160 जो है वो बियर करेंगे 15,680 किलो, मतलब 1 किलो 162 रुपये का। अब 1 किलो 162 रुपये का है, 1 किलो 162 रुपये का है। इसमें जो एबनॉर्मल वाला पोर्शन है वो तो पीएनएल में चले जाएगा, वो क्या है 15,500, क्योंकि 15,680 आना था, ठीक है, 15,680 आना था, आया 15,500 है। तो जो एबनॉर्मल अमाउंट है 180 किलो, तो 180 किलो पे 162 से मल्टीप्लाई करो, 29,160 हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट इन वैल्यू आ गया, एबनॉर्मल लॉस्ट इन केजी आ गया। ये तो हमारा हो गया एबनॉर्मल वाला। पर रही बात आती है 15,500, तो 15,500 को 162 से मल्टीप्लाई किया, 15,500 को अगर हम 162 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो 15,500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और जो 15,500 है, 15,500 में से 15,680 है, 15,680 में से हमारा जो है 180 तो हमारा एबनॉर्मल वैल्यू था, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस था 180 केजी, ठीक है। अब आया 15,500। सो इस तरीके से जो है हमारा 15,500 जो हमारा आया था, 15,500 में से हमने 13,600 माइनस करा, क्योंकि वो तो कंज्यूम हो चुका है। तो हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, हम बोल सकते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल है वो बाकायदा माइनस किया जाता है, राइट। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करेंगे, किस पे वैल्यू करेंगे 162 पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिवाइज कॉस्ट है 162, इससे हमको जो वैल्यू निकलती है इस तरीके से क्वेश्चन ओवर होता है। आती बात अगले क्वेश्चन की, तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ विजॉय लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट EP इमर्जेस बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट। तो एक बाय प्रोडक्ट इमर्ज होता है, और अभी हमने पढ़ा था कि जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट तो मेन प्रोडक्ट में से कम हो जाती है। तो बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट जो MP1 एंड MP2 है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे के रखा है MP1, और ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दे के रखा है, रॉ मटेरियल है, यूनिट्स, अमाउंट दे के रखा है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इतनी यूनिट है और अमाउंट दे के रखा है, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सब पढ़ा हमने, और आउटपुट दे के रखा है 800 और 200, और बाय प्रोडक्ट दे के रखा है, ठीक है, 1600 का। अब एवरेज मार्केट प्राइस जो MP1 एंड MP2 है वो है 80 रुपये और 50 रुपये रिस्पेक्टिवली। ये एवरेज मार्केट प्राइस है, 80 और 50 रिस्पेक्टिवली। एंड बाय प्रोडक्ट जो सोल्ड होगा 25 पे। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इंक्योरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो जो बाय प्रोडक्ट की सेल है ना, बाय प्रोडक्ट की सेल है ना, प्रॉफिट है 5,000 का ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इंक्योरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस। सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस और पैकिंग चार्जेस को इन्वॉल्व करने के बाद जो है प्रॉफिट आया है 5,000 का। प्रॉफिट आया 5,000 का सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट करके, जो आफ्टर इंक्योरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस, ठीक है, 4,000 और 6,000। अब 6,000 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, और सेल ऑफ स्क्रैप से हमको 6,000 मिले हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि जो हमको सेल ऑफ स्क्रैप से जो रियलाइज हो रहा है 6,000, ये 6,000 जो है ये माइनस होगा मेन प्रोडक्ट में से। तो जो स्क्रैप से हुआ है ये माइनस होगा मेन प्रोडक्ट से, राइट, ये माइनस होगा। साथ ही साथ ये हुआ हमारा मार्केट प्राइस देकर रखा है, और 6,000 जो है स्क्रैप से रियलाइज़ हुआ है वो माइनस होगा। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी माइनस होगा, राइट।
अब हम समझते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री MP1 और MP2 की कैसे निकलेगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल, ठीक है, लगा है, ठीक, तो वो हम इसके कॉस्ट सबको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रॉ मटेरियल 15,000 है, ठीक है, रॉ मटेरियल 15,000। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल 15,000 था, 15,000 को जो है वो सेल करा तो उसका जो है 1,60,000 आया। वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 3,40,000 आया है इसका टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये आया हमारा रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, इतना कॉस्ट आया, राइट। अब इसमें से जो है स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस होगी, यही बोल कर रखा है, स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू, क्योंकि वो कॉस्ट में से कम होती है, राइट, मेन कॉस्ट को कम कर देता है। तो बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप की वैल्यू कम होती है। समझते हैं बाय प्रोडक्ट एंड स्क्रैप की वैल्यू। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? बाय प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसका प्रॉफिट है 5,000 और स्क्रैप का है 6,000। पर अब हम इसकी बात अगर करें तो ये जो है बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट दे के रखा है, प्रॉफिट ऑफ 5,000, ठीक है, रादर देन वैल्यू के इधर बता के रखा है प्रॉफिट ऑफ बाय प्रोडक्ट 5,000। तो जब प्रॉफिट 5,000 है तो ऐसे केस में बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो हमको समझना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं कि एज पर पैरा 10 AS2 मोस्ट बाय प्रोडक्ट एज वेल एज स्क्रैप या वेस्ट जो है वो इमटेरियल होता है, ये वैल्यू होता है NRV पे। इसको NRV पे वैल्यू किया जाता है, मतलब कि इनको कॉस्ट पे वैल्यू नहीं किया जाता। सो ठीक है, हमने भी इधर इसको ऐड कर दिया कि ये कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होते। पढ़ा था वैसे भी हमने कि जो बाय प्रोडक्ट है और जो स्क्रैप है ये इमटेरियल है और ये जो मेजर होते हैं NRV पे एंड डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होते, स्पेसिफिकली लिख दिया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट दे के रखा है 5,000 का, ये 5,000 का जो प्रॉफिट दे के रखा है इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय प्रोडक्ट की, राइट। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो इसको हमने समझा था वैल्यू ऑफ WIP ऑफ बाय प्रोडक्ट, हमने कैसे समझा था, ठीक है, NRV ऑफ फिनिश गुड माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। तो ऐसा है कि हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट की NRV निकालते हैं, राइट, तो NRV का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू सेल द गुड्स, यही है। इट इज़ हाँ ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एविडेंस। अब इधर भी जो है नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो क्या है इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस? 25 पर यूनिट इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, राइट। इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट है, जिसमें से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस है नॉर्मल 25 पर यूनिट, इसमें से हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, तो देखा जाए नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1600 इंटू 25 40,000, उसमें से हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करा 6,000 और 4,000 10,000, तो ये आया NRV 30,000, ये आ गई NRV 30,000। सी बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं माइनस करेंगे, बाय प्रोडक्ट की NRV माइनस करेंगे, स्क्रैप की भी सेल्स वैल्यू जो है हम माइनस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 3,04,000 आया। ये 3,04,000 हमारा जॉइंट कॉस्ट आया। जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन हमने कैसे पढ़ा था? जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन हमने पढ़ा था प्रोडक्शन प्रोसेस एट विच प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइबल। तो सेल वैल्यू एट प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टेज जहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है या कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। देखा जाए तो इधर सेल वैल्यू क्या है? इधर है, हम अगर देखें 6250 इंटू 6250 की जो इसकी प्रोडक्ट है और 5,000 जो प्रोडक्ट है वो 80 रुपये और 50 रुपये में बिक रहा है, तो उसकी सेल वैल्यू जो है 6250 का 80, 50 का 5,000 का 50, ऐसे में जो सेल वैल्यू है वो 5,000 5 लाख और 2.5 लाख है। सेल्स वैल्यू 5 लाख और 2.5 लाख है, तो जो अलोकेशन है वो सेल वैल्यू के बेसिस पे होगा। एंड हैंस जो 3,04,000 की जो कॉस्ट है वो इस पर अलोकेट हो गई, इस रेशो में अलोकेट हो गई, इस रेशो में जो है कॉस्ट अलोकेट हो गई। तो अगर हम सेल वैल्यू देखें और कॉस्ट देखें तो इस तरीके से अलोकेशन हुआ है। तो कॉस्ट पर यूनिट भी अगर निकला है तो 32.43 है और 20.27 है, तो ये कॉस्ट अलोकेशन है। तो अगर हम बात करें MP1 और MP2 जो प्रोडक्ट है, MP1 का स्टॉक कितना है? MP1 का स्टॉक कितना है, राइट। तो MP1 का स्टॉक जो है वो 800 है और MP2 का स्टॉक है वो 200 है।
तो इस तरीके से जो है हमने स्टॉक 800 और 200 से जो है हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली और वैल्यू कर दिया, राइट। तो हम क्या समझे कि जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है, क्या जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसकी NRV माइनस की जाती है, राइट, उसकी NRV माइनस की जाती है। और NRV निकालने का तरीका है एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री इन स्टॉक, सॉरी एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू सेल द गुड्स। तो ऐसे आती है NRV, जिस तरीके से यहाँ पे NRV आई, जिसमें सेलिंग प्राइस थी अराउंड 1600 इसकी सेलिंग प्राइस थी, और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करें, राइट। और ऐसे करते हुए हमने जो है कैलकुलेट करा। आती है बात अगली क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है PM का। तो इसमें क्वेश्चन है कि सन लिमिटेड जो फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट क्रिएट करता है, फैब्रिकेटेड जो है स्पेशल इक्विपमेंट है 2014-15 में। तो सन लिमिटेड फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट ड्यूरिंग द 14-15 एज पर द ड्राइंग एंड डिज़ाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर के रिस्पेक्ट में है। क्या समझ में आया? कस्टमर के रिस्पेक्ट में है मतलब ये है कि ये इन्वेंट्री जो है ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है, ये नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अब समझते हैं। ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच कस्टमर हैज़ रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी शेड्यूल, कि उसके पास पैसा नहीं है, प्लीज़ डिलीवरी शेड्यूल को पोस्टपोन कर दो। रिक्वेस्टेड द कंपनी टू विथहोल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट एंड डिसकंटिन्यू, जो फिनिश गुड प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी विथहोल्ड कर दो और डिसकंटिन्यू कर दो प्रोडक्शन। अब एज ए रिजल्ट द डिटेल ऑफ कस्टमर बैलेंस एंड गुड्स हेल्ड बाय द कंपनी एज WIP एंड फिनिश गुड आर एज फॉलोज। डिटेल ऑफ कस्टमर बैलेंस एंड गुड हेल्ड बाय कंपनी एज WIP एंड फिनिश गुड। तो कस्टमर बैलेंस की डिटेल और WIP और फिनिश गुड के रिस्पेक्ट में ये डिटेल थी। WIP फिनिश गुड ये है 85 लाख 55 लाख और डेटर का बैलेंस है 65 लाख। अब द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर वॉज फाइल्ड ऑन 15/16। कस्टमर तो वैसे भी बोल रहा था कि मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगा, और वाइंडिंग अप की पेटिशन उसके ऊपर फाइल हो गई। कमेंट विथ एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजन टू बी मेड ऑफ 205 लाख। अब कमेंट विथ एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजन टू बी मेड ऑफ 205 लाख इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर। अब ये जो 205 लाख का प्रोविजन है, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ओके, तो यही बात आ रही है कि स्पेशल इक्विपमेंट थे और कस्टमर पैसे नहीं पे कर पाएगा, लिक्विडिटी क्रंच है, पोस्टपोनमेंट कर दिया, तो डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड जो बन चुके हैं वो पड़े हुए हैं, और जो आगे का प्रोडक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो ऐसे केस में जो है अब क्या करेंगे? अब इसका वैल्यूएशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री WIP और फिनिश गुड तो है 85 लाख और 55 लाख, राइट। अब समझते हैं फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? गुड्स हेल्ड फॉर सेल, जो हमने पढ़ा हेल्ड फॉर सेल, या गुड्स जो है हमने पढ़ा था इन्वेंट्री की डेफिनेशन में, राइट। इधर भी हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन अगर ओपन करें तो गुड हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो फिनिश गुड है, ठीक है। तो इसमें भी यही है हेल्ड फॉर सेल। तो गुड्स जो है हेल्ड फॉर सेल या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज है, ठीक है। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि हेल्ड फॉर सेल है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, मटेरियल और सप्लाईज है, ठीक, टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सोलर पावर पैनल कैन बी हेल्ड एज स्टॉक विल बी कंसिडर एज इन्वेंट्री। अब एज पर द कस्टमर हैज, so therefore the solar power panel held in the stock, therefore the solar power panel held in stock will be considered as an inventory। वो solar power panel inventory में है। further as per the standard inventory at the end of the year will be valued at cost or NRV whichever is lower। वो lower of cost और NRV valued होगा, lower of cost और NRV, ठीक है। तो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर जो है वो वैल्यूएशन होगा इसका, राइट। तो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर वो वैल्यूएशन होगा। अब कस्टमर ने डिलीवरी पोस्टपोन कर दी, जैसा कि बोल के रखा था, डिलीवरी पोस्टपोन कर दी है लिक्विडिटी क्रंच के कारण, ठीक है। द सोलर पावर पैनल आर इन पोजीशन, जो सोलर पावर पैनल है आर इन पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो सोलर पावर पैनल है आर इन द पोजीशन ऑफ द कंपनी,
तो बात करें जो सोलर पावर पैनल है आर इन द पोजीशन ऑफ कंपनी विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, वो कंपनी के पोजीशन में है और जिसको जो है मार्केट में सोल्ड किया जा सकता है। द कंपनी शुड वैल्यू सच इन्वेंट्री एज पर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन AS2, बट गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ बायर, वो बायर की स्पेसिफिकेशन से प्रिपेयर हुए हैं, राइट। द कंपनी शुड डिटरमाइन द NRV ऑफ दिस गुड्स इन द मार्केट एंड वैल्यू द गुड्स अकॉर्डिंगली। तो क्या बोला आपने कि जो है हमने ये समझा है कि अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट जो है डिटेल्स दे के रखी है, राइट। और इन दी एब्सेंस ऑफ NRV, कोई NRV नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखा जाए इन दी एब्सेंस ऑफ NRV, कोई NRV की बात नहीं है WIP ऑफ फिनिश गुड की। तो एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ही लोअर है तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो 85 लाख है और 55 लाख है वो तो इन्वेंट्री है, और इसका अल्टरनेट असम्पशन ये भी है कि मान लो कि कोई बायर नहीं है। अब जब कोई बायर नहीं है तो ऐसे केस में NRV तो नील होगी। जब कोई बायर नहीं है मार्केट में तो NRV नील होगी। अब जब बायर होता तो मतलब हेल्ड फॉर सेल है, बिक रहा है, मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है। पर इधर NRV, इधर इन दी एब्सेंस ऑफ NRV, देखो या तो ऐसा बोल सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ NRV, या तो बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो बायर। अब NRV अगर एब्सेंस है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और पर अगर कभी कोई बायर ही नहीं है, राइट, बायर ही नहीं है मतलब मार्केट नहीं है, देन NRV नील है। इन सच केस फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड और WIP विल बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स। तो फिर ऐसे केस में फुल वैल्यू जो है प्रोवाइड होगी बुक्स में। तो ठीक है, इधर जो है अल्टरनेट असम्पशन ये भी है कि अगर कोई बायर नहीं हो तो हम प्रोवाइड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट जो है ऐसे केस में 65 लाख शैल बी मेड इन द बुक्स। अभी तो यही माना है, अदरवाइज फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड और WIP विल बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है AS2 की PM ओवर होती है। और रही बात ये है कि हमने पर्टिकुलर इसको भी जो है रिकॉर्ड करके रखा है, इसमें नोट्स में और शामिल कर लिया है ताकि वो हेल्प हो जाएगा फर्दर, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ NRV कॉस्ट एज्यूम टू बी लो एंड वैल्यूएशन कॉस्ट में होगा। अगर कोई बायर नहीं हो तो ऐसे केस में प्रोवाइड हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब आते हैं हम स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में अगर देखें तो कौन कौन से कितने क्वेश्चन है, शायद अराउंड 7 क्वेश्चन से देखते हैं। इलस्ट्रेशन ये हो गया, बेसिस ऑफ एलोकेशन, ठीक है, जा गया इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। तो A लिमिटेड परचेस करा है 1000 मेट्रिक टन, 100 रुपये के ईच रॉ मटेरियल, ठीक है, और 85,000 इसका आउटपुट है। नॉर्मल वेस्टेज 5% है। तो वही बात आ जाती है कि 1000 का 5%, अगर 1 लाख का 5% देखा जाए तो 5000 होता है, 95,000 बनना चाहिए, 85,000 बना है, 10,000 का जो है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है और हमने बात करी थी कि इंटरेस्ट माइनस होगा। तो 1 लाख 5,000 माइनस हो जाना चाहिए, मतलब 95,000 आउटपुट बनना चाहिए। 85,000 आउटपुट है तो 80,000 आउटपुट को बेचा गया है, 80,000 बेचा गया है मतलब 5,000 की इन्वेंट्री है, राइट। अब सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड वो 105 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने कॉस्टली, राइट, हमने कॉस्टली रॉ मटेरियल परचेस की वैल्यू ली, इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया 95,000 से। अब ये जो हमने कॉस्ट ली है इसमें से बकायदा ये तो माइनस होगा ही होगा। अब इसको हम माइनस किससे करेंगे, हम माइनस करेंगे 95,000 से। हम 95,000 से हम क्यों इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर तो नॉर्मल कैपेसिटी में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फिक्स्ड ओवरहेड भी जो है 95,000 पे एब्जॉर्ब हुए हैं। एंड जो हमारा कॉस्ट है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर नॉर्मल आउटपुट जो है वो ये आती है, और नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो है 117.47 आता है। अब अगर इसकी NRV देखें, कॉस्ट और NRV, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड ऑन द क्लोजिंग डे, मतलब NRV जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 105 है। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, ठीक है, मतलब फिनिश गुड जो है इन्वेंट्री है वो कॉस्ट से कम पे वैल्यू हो रही है। अगर ये 105 पे वैल्यू हो रही है कॉस्ट से कम पे, तो ऐसे केस में जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू होनी चाहिए,
राइट। ये तो हमने देख ही लिया है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 105 पे है, ठीक है। तो रॉ, ठीक है, तो अगर फिनिश गुड 105 पे है तो जो है रॉ मटेरियल वो रिप्लेसमेंट प्राइस वैल्यू होना चाहिए, पर ऐसी कोई बात इधर दे के नहीं रखी है। 117 का कॉस्ट है, एनआरवी 105 है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 105 है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज, अब बात आती है कि 117.47 हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, तो 117.47 और 10,000 जो है वो सेपरेटली अकाउंट फॉर होगा और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले जाएगा, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात आती है, जिसमें विजॉय का क्वेश्चन है, जिसमें बाय प्रोडक्ट है, 2 बाय प्रोडक्ट है और एक स्क्रैप, और स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट की बात करी थी। जिसमें याद हो तो हमने क्या करा था, पहले हमने जॉइंट कॉस्ट निकाली थी, ये कॉस्ट थी, ठीक है। उसमें से हमने बाय प्रोडक्ट की एनआरवी और इसमें प्रॉफिट दे के रखा था। सी, अगर क्वेश्चन में देखे जाए तो प्रॉफिट दे के रखा था ऑन सेल, प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ऑफ 5,000 देखा है तो सिंपल सी बात है कि 5,000 का प्रॉफिट, हमको तो सेल वैल्यू चाहिए, सेल वैल्यू स्क्रैप की देके रखी है, एंड बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू निकालनी थी या बाय प्रोडक्ट का एनआरवी निकालना था। तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि बाय प्रोडक्ट कितने में बिकता है उसकी सेल वैल्यू दे के रखी है। बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कितनी दे के रखी है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है 25 रुपये दे के रखी है। अब 25 रुपये में से, ठीक है, प्रॉफिट जो है 25 रुपये में से जो हमने एक्सपेंडिचर है, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो माइनस करे, ठीक है। तो 4,000 और 6,000 माइनस करे, तो ऐसे केस में माइनस करके जो वैल्यू आती है वो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो हमारी 30,000 आती है। वो ये क्वेश्चन हमारा करा हुआ है, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट आता है, उसको जो है सेल प्राइस की वैल्यू पर, सेल वैल्यू पर हम इसको अलोकेट कर देंगे, रेशियो ऑफ अलोकेशन ये है, और जॉइंट कॉस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जॉइंट कॉस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अब जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये तो कॉस्ट है। और एनआरवी क्या है, एनआरवी अगर देखा जाए तो उसकी पर्टिकुलर एनआरवी क्या है, एनआरवी है 80 और 50। तो एनआरवी 80 और 50 है, तो 80 और 50 और कॉस्ट कम है, तो कॉस्ट पे हम इसको जो है वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस तरीके से जो है हमने वैल्यू करा है। फिर हमने ये भी समझा है कि जो रॉ मटेरियल है, क्या सॉरी, जो बाय प्रोडक्ट है, स्क्रैप है, उसकी वैल्यू हमारी माइनस होती है, उसकी वैल्यू हमारी सेल प्राइस में से माइनस होती है। और वी कैन से कि वो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से, सॉरी, वो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट से माइनस होती है, जो कि हमने माइनस की। कॉस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है कि अंबिका स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, गुड्स बेचता है रिटेल बेसिस पे, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है नेट सेल का, और इन्वेंट्री दे के रखा है, परचेसेस दे के रखी है, परचेस रिटर्न दे के रखी है, फ्रेट इनवर्ट दे के रखा है, ग्रॉस सेल दे के रखा है, सेल्स रिटर्न दे के रखा है। आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री निकालनी है क्लोजिंग डेट की। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, राइट। हमने अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, परचेस किया 3,60,000, जिसमें से 10,000 माइनस किया है, फ्रेट इनवर्ट ऐड किया है, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करी है, ठीक है, ग्रॉस सेल्स जिसने सेल्स रिटर्न माइनस करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये कैरेज आउटवर्ड माइनस नहीं होगा, ये कैरेज आउटवर्ड माइनस नहीं होगा। अब ये जो आता है, ठीक है, हमने अभी नेट सेल आ गई, ठीक है, तो ओपनिंग प्लस परचेस फ्रेट इनवर्ड आया, इसमें से हमने नेट सेल माइनस करा, तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस फ्रेट इनवर्ड में से नेट सेल माइनस किया, तो कायदे से आना चाहिए था, ठीक है, कायदे से आना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट और इन्वेंट्री बचा हुआ है। तो ऐसे केस में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, पर हमने जो है प्रॉफिट कितना कमाया है, हमने प्रॉफिट कमाया है 20%, हमने प्रॉफिट कमाया है 20%, राइट। 20% किस पे निकलेगा, नेट सेल्स पे, ठीक है, नेट सेल्स पे 20% निकलेगा, राइट। तो जो नेट सेल है, नेट सेल पे 20% निकाला, तो इस तरीके से जो है नेट सेल पे 20% है, तो 87,750 हमारा प्रॉफिट आया। तो 87,750 प्लस 28,750, तो ये जो है 59,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है। तो सिंपल आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो। फिर आती है बात, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की और रॉ मटेरियल की देके रखी है,
परचेज करा है ये रॉ मटेरियल का परचेज है, ओपनिंग फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का देख रखा है, परचेज रॉ मटेरियल का है, लेबर ओवरहेड सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको दे के रखी है, राइट। अब जब बात आती है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 15,000 किलो ऑफ फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है। अब ड्यू टू फॉल इन डिमांड सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड जो है 20 किलो हो गई है, 20 रुपये किलो, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की, अब इधर फिनिश गुड और रॉ मटेरियल को अलग अलग कर दिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 9.5, सेल प्राइस है 20, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसको किस पे वैल्यू करना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं, मतलब वही सिंपल सी बात है। अगर हमको इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना है तो हम पहले परचेज कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। परचेज कॉस्ट निकालते हैं तो रॉ मटेरियल 10,000 आपने परचेज करा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, या हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो यही बात आती है कि परचेज हमने करा है, तो अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हम देखेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में 10,000 प्लस 1100 में से 900 माइनस करते हैं तो 10,200 आता है। 10,200 जो है वो परचेज कंज्यूम्ड है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज हम बोल सकते हैं कि हमने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है उसकी वैल्यू है 10 रुपये। 10 रुपये की वैल्यू है, 1,02,000 आ गया। लेबर है और ओवरहेड है। अब जब ओवरहेड की बात है 75,000, तो 75,000 जो ओवरहेड की बात है वो नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसको बियर करते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल प्रोडक्शन उसको बियर करता है, उसको चार्ज क्रिएट करता है। और हमने क्या पढ़ाया था कि एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज़ हायर, तो इधर देखा जाए तो 15,000 तो है हायर, तो एब्जॉर्ब नॉर्मल पे होगा, 15,000 पे एब्जॉर्ब हुआ, डिवाइड बाय 15,000 करके 10,200 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 51,000 आ गया, क्योंकि ये 10,200 फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगर इनपुट आउटपुट रेशो हम 1:1 माने इस क्वेश्चन में, तो जितना रॉ मटेरियल है उतना ही फिनिश गुड निकल रहा है। तो ऐसे केस में 10,200 की बात इधर चल रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 229,500, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 229,500, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमने क्या करा, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला 229,500, राइट। अब 229,500 की बात आ रही है तो हम समझ लेते हैं कि 229,500 डिवाइड बाय अगर हम 10,200 करें तो इस तरीके से जो है 22.50 कॉस्ट आ जाती है, और ये 20 रुपये में बिक रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से कम है, NRV कॉस्ट से कम है, तो 20 पे ये वैल्यू होगा। अब समझने वाली बात ये है, अगर ये 20 से कम पे वैल्यू हो रहा है तो जो इन्वेंट्री है, क्योंकि फिनिश गुड जिसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, तो NRV ऑफ फिनिश गुड इज़ लेस देन द कॉस्ट, तो NRV ऑफ फिनिश गुड लेस देन द कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो जो रॉ मटेरियल है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, जो हमने पढ़ के रखा है कि रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होता है जब NRV लेस देन कॉस्ट पे वैल्यू होता है, तो जब जो है लेस देन कॉस्ट पे कुछ भी वैल्यू होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या पता है कि 1200 तो फिनिश गुड्स है और 900 रॉ मटेरियल है, तो 900 जो रॉ मटेरियल है वो 9.5 पे वैल्यू है रिप्लेसमेंट पे, और जो इन्वेंट्री है अपने फिनिश गुड की, तो इन्वेंट्री है फिनिश गुड और रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड है, जो फिनिश्ड गुड्स है 1200, उसको तो 20 पे करेंगे वैल्यू, 1200 को जो है वो 20 पे करेंगे वैल्यू, तो जो 1200 है उस 1200 को तो हम बाकायदा 20 पे करेंगे वैल्यू। पर जो आती है इन्वेंट्री के बाद, ये जो हम बोल सकते हैं कि जो आती है फिनिश गुड के बाद, ये फिनिश गुड को तो हम 20 पे वैल्यू करेंगे, और रॉ मटेरियल की बात आती है तो उसको रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू करेंगे। फिर आती है बात डिस्क्लोजर्स की, तो ठीक है डिस्क्लोजर्स तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये भी आता है, एक अच्छे 2 क्वेश्चन और है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड 284। सो यही बात आती है कि राइट, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो इसका जो कॉस्ट है वो 284,700 है। फॉलोइंग आइटम इंक्लूड है 400 कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है 284,700। द फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट, 400 कोट कॉस्ट 80 है, जो सोल्ड होता है 150 में। Owing to the defect in manufacture, they were all sold after balance sheet date 50% of normal price. डिफेक्ट था तो 50% ऑफ नॉर्मल प्राइस पे सोल्ड कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ द प्रोसीड है, तो सोल्ड 150 पे करते हैं, कॉस्ट 80 है, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब
डिफेक्ट के कारण नॉर्मल प्राइस का ही 50% और सेलिंग एक्सपेंस 5% है। अब क्या करें, ठीक है, तो वही बात आती है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल के रखा है, इन्वेंट्री में तो दोनों चीज़ कवर है, और 284770 मतलब हम तो कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, राइट। अब अगर हम कोट की बात करें तो कोट देखे तो ये जो 150 का 50% है, नॉर्मल प्राइस 150 का 50% 75 रुपये, तो ये तो क्या हो गया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये तो 75 हो गया, राइट। अब एनआरवी विच एवर इज लोअर 75 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 5% जो है 5% और माइनस हो जाएगा, तो यही 75% का 5% माइनस किया, तो 75 का 5% माइनस किया और इंटू 400, ये 28500, राइट। तो हमको तो 28500 पे इसको वैल्यू करना है, पर इसको वैल्यू कितने पे किया होगा, 400 इंटू 80, 32,000 पे वैल्यू किया होगा, तो यही है 32,000 पे वैल्यू हुआ, तो उसको माइनस करो, मतलब कि 284,700 में से 32,000 माइनस करो और प्लस करो 28,500, ये है 281,200, ये आ गया। अब अपन स्कर्ट की बात करते हैं, क्योंकि स्कर्ट का एडजस्टमेंट इधर नहीं दे के रखा है, मतलब कि स्कर्ट सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है, देखते हैं। 800 स्कर्ट है, कॉस्ट 20 है, वो डिफेक्टिव हो गए हैं, रेमेडियल वर्क 5 रुपये पर स्कर्ट है, कॉस्ट 20 है, डिफेक्टिव हो गया है, जो रेमेडियल वर्क है वो 5 रुपये पर स्कर्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस 800 है, तो दे आर सोल्ड एट 28। अब कॉस्ट 20, डिफेक्टिव हो गए, रेमेडियल वर्क में 5 रुपये लग गए और सेलिंग एक्सपेंसेस है 800 ऑफ द बेच 800 और सोल्ड हुआ है 28 में, मतलब कि क्या लिखा हुआ है कि 800 स्कर्ट है, कॉस्ट 20 है, डिफेक्टिव हो गए, रेमेडियल वर्क 5 रुपये करा है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 800 और 28 लाख 28 है सोल्ड। पर ये देवर सोल्ड, ये बिक चुके हैं, अब ये देवर सोल्ड है, तो सिंस अब वो बिक चुके हैं तो इसको इन्वेंट्री क्यों माना, तो इन्वेंट्री तो है ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये इन्वेंट्री है नहीं। अब बात ये करेंगे कि यार देखो कि ये इन्वेंट्री नहीं है तो माइनस करना चाहिए, पर ध्यान रखो ये रेमेडियल वर्क इन्होंने अप्रैल में करा है, ये रेमेडियल वर्क इन अप्रैल, रेमेडियल वर्क जो इन्होंने करा है ये अप्रैल में करा है, और सिंस इसने अप्रैल में करा है तो बात ये आती है कि अप्रैल में रेमेडियल वर्क करा है, तो तब तक तो वो कॉस्ट में थी ना, वो जब तक थी तब तक उसको प्रॉपरली वैल्यू कर रहे थे, किस पे वैल्यू कर रहे थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो इधर हम देखें तो सोल्ड कर रहे हैं 28 पे, ठीक है, 5 रुपये तो उसको लग रही है खर्चा, ठीक है, तो 28 माइनस 5 किया तो 23, और सेलिंग एक्सपेंसेस है तो अगर देखें तो 800 मतलब 1 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस के, तो 22 कॉस्ट है, तो 22 है 20 विच एवर इज लोअर, तो बाकायदा 20 पे वैल्यू करा है और सही करा है, क्योंकि कॉस्ट पे ही वैल्यू करा है, क्योंकि इधर भी बोला है कॉस्ट पे वैल्यू करा है, तो इस तरीके से वैल्यूएशन सही है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात है, जो आखिरी इलस्ट्रेशन है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 आता है, ये 3 इलस्ट्रेशन और आते हैं। तो illustration number 6 state with reference to AS how would you value inventory in the following cases। रॉ मटेरियल परचेस किया 100 रुपये पर किलो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्लाइन है, तो रॉ मटेरियल परचेस किया ₹100 पर केजी, रॉ मटेरियल जो हमने परचेस किया है 100 रुपये पे, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्लाइन, फिनिश गुड जो है वो सोल्ड बिलो कॉस्ट। अब जब फिनिश गुड जो है वो सोल्ड बिलो कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, तो रॉ मटेरियल जो परचेस कॉस्ट नहीं वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, ठीक है, तो 10,000 किलो का जो रॉ मटेरियल है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10,000 किलो का रॉ मटेरियल है, वैल्यू होगा 80 पर केजी में, क्योंकि फिनिश गुड जो है वैल्यू हो रहा है एनआरवी पे और एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, ठीक है। अब इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट है 5% ऑफ इनपुट, 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर इन प्रोसेस, तो नॉर्मल वेस्ट 5% ऑफ इनपुट है, 5,000 इनपुट वर पुट इन प्रोसेस, तो 5,000 का 5% 250 हो गया, और वेस्टेज 300 मेट्रिक टन का है, तो 50 का एबनॉर्मल है, तो जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है 1000, तो 1000 कौन बियर करेगा, 1000 बियर करेगा 4,750, तो ऐसे केस में हम क्या बोले कि नॉर्मल वेस्ट 250 का है, एबनॉर्मल 50 का है, कॉस्ट ऑफ 250 वर इंक्लूड इन द डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो एबनॉर्मल वेस्ट क्या हुआ। अब हम बात करें तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000, कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट तो वो 1000 है, तो 4,750
कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट है 1000, तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट है हमारा 5000, तो 5000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो इनपुट है वो 50 लाख हो गया। ये 50 लाख को बियर कौन करेगा, 4750। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली, और जो वैल्यू निकाली उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये जो वैल्यू निकाली वो पर मैट्रिक टन की आई, उसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो एबनॉर्मल वेस्ट आ गया। फिर आती है बात फिनिश गुड की, तो मटेरियल कॉस्ट है 100, लेबर है 20, वेरिएबल है 10, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, इस 10 लाख, और 2000 किलो ऑफ फिनिश गुड आर ऑन इन्वेंट्री एज एट ईयर एंड। तो ऐसे केस में ये जो पर केजी का भाव दे के रखा है, तो सिंपल सी बात है ये सब पर केजी दे के रखा है। फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस भी जो है 1 लाख 10 लाख है, 1 लाख केजी पे, तो 10 रुपये इसके ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी फिनिश गुड की कॉस्ट पर किलो 140 रुपये आ जाएगी सबको ऐड करके, और 2000 किलो है तो 2,80,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात आती है तो कंपनी डील करता है 3 प्रोडक्ट से जो नाइदर सिमिलर और नॉन इंटरचेंजेबल है। जब वो सिमिलर और इंटरचेंजेबल नहीं है तो लाइन बाय लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन बेसिस है, ठीक है। तो 28 लाख 32 लाख या 16 लाख इस पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन आइटम लाइन बाय लाइन बेसिस। तो क्या बोल के रखा है कि पैरा 14 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, और वो सेग्रीगेटेड, ठीक है, इंटरचेंजेबल नहीं है, और ये इंटरचेंजेबल नहीं है, सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है उस आइटम का, दिस इज एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर आइटम डेट आर सेग्रीगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव बीन परचेज और प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम्स नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, कोई ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, कोई ऑर्डिनरीली वो इंटरचेंजेबल नहीं है, वो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज वो कोई इंटरचेंजेबल नहीं है। तो and goods and service produced and segregated for specific product should be assigned by specific identification of their individual cost। तो जो goods और services जो produce कर रहा हूँ और segregate कर रहा हूँ for specific project should be assigned। तो जो goods and service produce या segregate for specific project should be assigned, उसको assign की करना चाहिए by specific identification of their individual cost। उसको individual cost देना चाहिए as per the, उसको line by line से specific identification of individual cost। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आज सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर दो, और शुड बी असाइंड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट, ठीक है, असाइन करा है। दिस इज एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर आइटम दैट आर सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ऐसे केस में शुड बी सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, शुड बी असाइंड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। उनके इंडिविजुअल उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट, कि तेरी इंडिविजुअल कॉस्ट ये है, ऐसे उसको आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ आइटम तो यही है। अब इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, और आइटम बाय आइटम बेसिस पे। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन कर दिया। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 76 लाख है। अब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, रॉ मटेरियल का, ये पूरा रॉ मटेरियल की डिटेल देके रखिए, इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, फिर फिनिश गुड की बात आ जाएगी, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड देकर रखा है 2 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है अगर एनआरवी 400 है या 300 है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले अब क्या करें, हम वैल्यूएशन करते हैं रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड का, ठीक है। तो अब इसमें पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस देकर रखा है, फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस देकर रखा है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड ये भी देकर रखा है, राइट। तो फिनिश अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 200, इसमें 10 माइनस करेंगे एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है, 20 रुपये अनलोडिंग चार्जेस है, और ये हमने ऐड करा। तो इस तरीके से जो हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट आया 220 हमारा कॉस्ट आया रॉ मटेरियल का। अभी हम इसको समझते हैं इसका क्या करना है। 220 कॉस्ट आया रॉ मटेरियल का।
अब रही बात आती है फिनिश गुड की, तो फिनिश गुड की बात आई तो ये तो मटेरियल कंज्यूम 220 और लेबर और ओवरहेड बता रहे हैं, तो मटेरियल कंज्यूम लेबर और ओवरहेड बता रहे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड भी तो लगेगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड बिल बता रहे हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड का भी चार्ज जो है नॉर्मल कैपेसिटी पे 10 है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट 330 है। अगर जो है एनआरवी जो है 400 है, तो ऐसे केस में कॉस्ट कम है, एनआरवी से कम पे वैल्यू हो रहा है, तो ऐसे केस में जब एनआरवी से कंपेयर वैल्यू हो रहा है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू होगा। पर अगर एनआरवी आती है 300, मतलब कि ये जो कॉस्ट है उससे भी कम पे एनआरवी है, तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट प्राइस पे वैल्यू होगा। अदरवाइज रॉ मटेरियल भी जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू होगा और फिनिश गुड जो है वो तो 330 पे वैल्यू हो ही रहा था। इधर एनआरवी कम निकली, एनआरवी 300 है, एनआरवी 300 है तो कॉस्ट अपनी थी, ठीक है, कॉस्ट थी 330, वैल्यू हो रहा है 300 पे, एनआरवी कम हो गई, तो ऐसे केस में फिनिश गुड तो 300 पे वैल्यू हो गया और जो हमारी रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल हमारा 150 पे वैल्यू हुआ जो है रिप्लेसमेंट प्राइस। तो इस तरीके से जो है हमने सारे इलस्ट्रेशन ओवर करे हैं फटाफट तरीके से। होप सो आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस और रही बात देखा जाए तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने थ्योरेटिकल के साथ साथ क्वेश्चंस भी करे हैं। आपको कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा, इट विल हेल्प मी टू। थैंक यू।